नमस्कार। दिल्ली आज एक बसलिंग मेट्रोपोलिस है ना? पर क्या ये हमेशा से ऐसी थी? बिल्कुल नहीं। चलिए आज बात करते हैं उस 300 साल लंबे सफर की, जिसने एक मामूली से शहर को एक बहुत बड़े साम्राज्य का दिल बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस एक जगह में ऐसा क्या था? क्या खास बात थी कि ये 300 से भी ज्यादा सालों तक एक पूरे के पूरे एम्पायर का सेंटर पॉइंट बनी रही? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है इसके कैपिटल बनने से, एक राजधानी का जन्म। देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि दिल्ली हमेशा से कोई बहुत इम्पोर्टेंट जगह नहीं थी। इसकी किस्मत बदली 12वीं सदी में। तब तोमर राजपूतों ने इसे पहली बार अपनी राजधानी बनाया। हाँ, उनका राज ज्यादा लंबा नहीं चला। जल्द ही उन्हें अजमेर के चौहानों ने हरा दिया। और हाँ, ये मत समझिए कि दिल्ली सिर्फ सियासत का केंद्र थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तोमरों और चौहानों के टाइम में ये एक जबरदस्त कमर्शियल हब बन चुकी थी। सोचिए, यहाँ अमीर जैन व्यापारी थे। उन्होंने कई शानदार मंदिर बनवाए, और तो और देहलीवाल नाम के सिक्के भी यहीं बनते थे, जो उस वक्त खूब चलते थे। लेकिन दिल्ली की कहानी में असली ट्विस्ट आया 13वीं सदी की शुरुआत में। यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, और अगले 300 सालों में आप देखिए, एक या दो नहीं बल्कि पूरे 5 अलग-अलग राजवंशों ने यहीं से हुकूमत की, प्रारंभिक तुर्की शासकों से लेकर लोधी राजवंश तक। अच्छा, अब इन राजवंशों से जरा हटकर बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस कहानी को जिया। ये कहानी है ताकत की, समाज के पूर्वाग्रहों की, और एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रानी की। तो सवाल ये है कि हमें उस जमाने के बारे में ये सब पता कैसे चलता है? इसका बड़ा क्रेडिट जाता है तवारीख को। अभी तवारीख क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये फारसी में लिखी गई हिस्ट्रीज है, मतलब सल्तनत के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। क्योंकि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा फारसी ही थी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। ये तवारीख लिखने वाले लोग आखिर थे कौन? ये कोई आम लोग नहीं थे। ये थे पढ़े लिखे दरबारी, कवि, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो शहरों में रहते थे। और इनका मकसद सुल्तान को खुश करना, ताकि बड़े बड़े इनाम मिलें। तो जाहिर है, इनकी लिखाई में अक्सर उसी सोशल ऑर्डर को सही ठहराया जाता था जो सुल्तान को पसंद हो। मतलब जन्म और जेंडर के आधार पर भेदभाव वाला सिस्टम। और ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है रज़िया सुल्तान की। साल था 1236। जब उन्हें सुल्तान बनाया गया तो उस वक्त के मशहूर इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने खुद ये बात मानी कि रज़िया अपने सभी भाइयों से कहीं ज़्यादा काबिल और लायक थीं। पर उनकी ये सारी काबिलियत धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि उस दौर का समाज और खासकर दरबार के अमीर लोग एक औरत को अपनी शासक मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 4 साल के अंदर 1240 में उन्हें तख्त से हटा दिया गया। सिर्फ 4 साल। और ये हमें उस जमाने की एक झलक देता है। सोचिए, एक महिला शासक के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता था। जैसे रज़िया ने अपने सिक्कों पर लिखवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं, ताकि उन्हें लेजिटिमेसी मिले। वहीं दूसरी तरफ वारंगल की रानी रुद्रमा देवी को तो हद ही करनी पड़ी। उन्होंने अपने शिलालेखों पर अपना नाम बदलकर एक मर्द होने का नाटक किया। तो अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर, साम्राज्य का इंजन। मतलब आखिर इतना बड़ा एम्पायर चलता कैसे था? इसका मैनेजमेंट कैसे होता था? ये उस वक्त के सुल्तानों के लिए $1 मिलियन क्वेश्चन था। सोचिए जरा, इतना विशाल, इतना डाइवर्स किंगडम, कोई इसे कंट्रोल और एडमिनिस्टर करे तो करे कैसे? इसका हल सुल्तानों ने बड़े ही अनोखे तरीके से निकाला। उन्होंने अमीर जमींदारों पर भरोसा करने के बजाय बंदगान पर दांव खेला। ये बंदगान कौन थे? ये खास मिलिट्री स्लेव्स थे, जिन्हें खरीदा जाता था और फिर बहुत ही ध्यान से सल्तनत के सबसे जरूरी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए ट्रेन किया जाता था। और इसके पीछे की लॉजिक बड़ी सिंपल थी। एक कहावत भी थी उस वक्त कि एक काबिल और तजुर्बेकार गुलाम एक बेटे से भी बेहतर है। क्यों भला? क्योंकि गुलाम पूरी तरह से अपने मालिक यानी सुल्तान पर डिपेंडेंट थे, और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा वफादार होते थे। इतने वफादार कि सुल्तान उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। पर इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी थी। ये गुलाम अपने मालिक के लिए तो वफादार थे, पर उनके वारिसों यानी उनके बेटों के लिए नहीं। तो होता क्या था?
जैसे ही कोई नया सुल्तान तख्त पर बैठता, पुराने सुल्तान के बंदगान और नए सुल्तान के बंदगान के बीच एक जबरदस्त पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता था। इससे सल्तनत में हमेशा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी। एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा जरूरी पिलर था इक्ता सिस्टम। अब ये क्या था, इसे ऐसे समझिए। सुल्तान अपने मिलिट्री कमांडरों को, जिन्हें मुख्ती कहा जाता था, एक इलाका यानी इक्ता दे देते थे और उस इलाके से रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उसी मुख्ती की होती थी। और इन मुख्ती की ड्यूटीज बिल्कुल साफ थीं। पहला, मिलिट्री कैंपेन को लीड करना। दूसरा, अपनी इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। तीसरा, उसी इलाके से जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है उसे अपनी सैलरी के तौर पर रखना। और चौथा, उसी पैसे से अपने सैनिकों को भी सैलरी देना। मतलब ये एक तरह का सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल था, जिससे सुल्तान को दूर दराज के इलाकों पर भी पकड़ बनाए रखने में मदद मिलती थी। और जब टैक्स की बात हो ही रही है तो अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। उनके राज में टैक्स कलेक्शन अपने पीक पर था। किसानों को अपनी पैदावार का पता है कितना? सीधा 50% हिस्सा खराज नाम के टैक्स के तौर पर देना पड़ता था। सोचिए, आधी मेहनत की कमाई सीधे सल्तनत के खजाने में। और बस यही नहीं, मवेशियों पर अलग टैक्स, घरों पर अलग टैक्स। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, खतरे और सल्तनत की विरासत। मतलब सल्तनत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वो अपने पीछे क्या छोड़कर गई। सुल्तानों के लिए हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा 3 तरफ से चुनौतियों से घिरे रहते थे। एक तरफ था बाहरी खतरा, नॉर्थ वेस्ट से मंगोलों के लगातार हमले। फिर था अंदरूनी खतरा, बंगाल जैसे दूर दराज के प्रांत जिन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और तीसरा था लोकल खतरा, वो सरदार जो जंगलों और मुश्किल इलाकों में किले बनाकर बैठ जाते थे और मौका मिलते ही बगावत कर देते थे। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद दिल्ली सल्तनत अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गई जो खुद सल्तनत के खत्म होने के बाद भी जिंदा रही। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म्स थे, वो इतने असरदार साबित हुए कि सदियों बाद महान मुगल बादशाह अकबर ने भी उन्हीं तरीकों को अपने साम्राज्य की बुनियाद बनाया। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत की सरहदें वो तो इतिहास में कहीं खो गई, लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन के आइडियाज उन्होंने आने वाले साम्राज्यों की नींव रखी। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कितनी बार ऐसा होता है कि रूलर्स तो चले जाते हैं पर उनके राज करने का तरीका वो उनसे भी ज्यादा लंबा जीता है।